नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल गाइज, आप सभी को गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाली है सीईटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के बारे में। 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर करने वाले हैं। सभी प्रश्नों के दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न रहने वाले हैं, यानी दोस्तों एक ही क्लास में 150 प्रश्नों का पूरा मॉडल पेपर होने वाला है। और जिस भी विद्यार्थी का 22, 23 और 24 अक्टूबर को पेपर है, इस क्लास को दोस्तों अंतिम तक जरूर देख लेना। आप भी दोस्तों अपनी तैयारी को आजमाइए। आपके भी दोस्तों कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने दोस्तों गलत हो रहे हैं। ओके दोस्तों, अंतिम में कमेंट कर देना कि सर जी आज की क्लास में मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं, इतने दोस्तों गलत हुए हैं। अंतिम दिनों में दोस्तों आपको यही क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। क्या करना है दोस्तों, पूरी क्लास को एंड तक देखना है। ओके, तो फटाफट से आ जाइए, चलते हैं दोस्तों। पूरा का पूरा मॉडल पेपर कर लेते हैं। 300 नंबरों का पूरा पेपर रहने वाला है। 150 दोस्तों क्वेश्चन रहने वाले हैं। आ जाओ दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखिए, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन बी अमलानंद घोष, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। आपको बताने दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता की खोज देखिए सर जी किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कब दोस्तों? 1951 और 52 में। जो कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान के देखिए सर जी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता देखिए सर जी घग्गर नदी के किनारे में स्थित है। क्वेश्चन आ जाए, कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता। यह क्वेश्चन पिछली बार आया था। पिछली बार सीटी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। सीईटी 10+2 के अंदर दोस्तों दूसरी बारे में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता बताओ। तो देखिए सर जी कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता आपका सही जवाब रहेगा बीवी लाल। बीवी लाल बीके थापर आपका सही जवाब है। ओके, कालीबंगा सभ्यता से देखिए सर जी जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य भी दोस्तों मिले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से संबंधित संपूर्ण दोस्तों प्रश्न बता दिए हैं। ओके, अब इसके अलावा दोस्तों आपका एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाने वाला कालीबंगा सभ्यता से। आ जाओ फटाफट से आ जाओ दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 देखिए, होली के दूसरे दिन जो फूलडोल मेला है ये कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए शाहपुरा जिले में, ऑप्शन बी भीलवाड़ा जिले में, ऑप्शन सी कोटड़ी जिले में, ऑप्शन डी देखिए बनेड़ा में। कमेंट कीजिए दोस्तों, कोटड़ी आपका स्थान है। ओके, तो होली के दूसरे दिन जो फूलडोल मेला है कहाँ आयोजित होता है? पहले सर जी ये होता था राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, लेकिन दोस्तों भीलवाड़ा से एक नया जिला बने। कौन सा? राजस्थान का नया जिला बने सर जी शाहपुरा जिला। अब देखो दोस्तों, होली के दूसरे दिन जो फूलडोल मेला है राजस्थान के देखिए सर जी शाहपुरा जिले में आयोजित होता है। ओके, लगा लीजिए क्वेश्चन को स्टार। शाहपुर जिले में आयोजित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, अरे भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से था? तो देखिए दोस्तों 150 प्रश्नों का पूरा मॉडल पेपर करने वाले हैं। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी अशोका मौर्य। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से था? बताओ दोस्तों, बताओ कमेंट करके, लगा लीजिए क्वेश्चन को स्टार। तो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से था दोस्तों? तो भरत चक्रवर्ती आपका सही जवाब है। भरत चक्रवर्ती आपका राइट आंसर है। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अरे भारत का सबसे लंबा बांध, ये तो दोस्तों कोई भी तुक्का नहीं मारेगा। ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी नागार्जुन बांध। बताओ दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कोई भी विद्यार्थी तुक्का नहीं मारेगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का जो सबसे लंबा बांध है ये दोस्तों कौन सा है? तो सर जी ये है आपका हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है?
जो भारत का सबसे लंबा बांध है ये देखिए सर जी आपका हीराकुंड बांध है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 का सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5, आ जाओ फटाफट से दोस्तों। एक ही क्लास में लगभग जीके, इंडिया जीके, हिंदी, अंग्रेजी आपकी कंप्लीट होने वाली है। रीजनिंग मैथ सभी के दोस्तों क्वेश्चन शामिल हैं। ओके, अपनी तैयारी को वही आजमा सकते हो, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। प्रश्न नंबर देखिए 5, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी एम प्रतिमा बीबी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अन्य। बताओ दोस्तों भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो देखिए सर जी इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर है। स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ये दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन आया था। पिछली बार आपका आ चुका है दोस्तों CET 10+2 के अंदर दोस्तों तीसरी पारी में क्वेश्चन आया था पिछली बार। ये भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सॉरी दोस्तों जनसंख्या वाला राज्य बताना है आपको। चंडीगढ़, मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गोवा। बताओ दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये देखिए सर जी सिक्किम है आपका। ओके, नोट कर लेना, अपने प्रश्नों की काउंटिंग भी जरूर कर लेना। अंतिम दिनों में दोस्तों आपको इन्हीं प्रश्नों का रिवाइज करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक पर्सन भी नहीं पढ़ना है, एक पर्सन भी नहीं पढ़ना है। ओके, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। और बताइए दोस्तों, आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, ये तो भाई कोई भी गलत नहीं बताएगा, ये तो सभी को पता होगा ना, जो क्रिकेट देखता है। ओके दोस्तों, उसका बिल्कुल भी सही रहेगा मिथाली राज, ऑप्शन बी अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन सी अमिता शर्मा, ऑप्शन डी पूनम यादव। अरे दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी सर जी? मिथाली राज आपका सही जवाब है। ओके, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लगा लेना क्वेश्चन को स्टार। छपने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8, अरे भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब बनाया था? लगा लीजिए क्वेश्चन को स्टार, आएगा दोस्तों, कन्फर्म कह रहा हूं। ओके, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, पिछली बार भी आपका CET 10+2 के अंदर दोस्तों तीसरी पारी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब बनाया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 28 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1948 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है कब बनाया था सर जी? तो ये बनाया था सर जी 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। मैं 3 बार स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, अरे भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक है दोस्तों कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो ये देखिए सर जी हमारे राजस्थान में। अरे सर जी भारत में सबसे जो अधिक है ना, ये देखिए कहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो राजस्थान में। भारत में बताओ दोस्तों, भारत में दोस्तों कहाँ पे होता है? तो हमारे राजस्थान में होता है। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, छपेगा दोस्तों। एक ही क्लास में लगभग दोस्तों क्वेश्चन आपके डिट्टो के डिट्टो आ जाएंगे, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। आ जाइए, चलो चलते हैं दोस्तों, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है मेरे प्यारे लाडलो। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 10 से, ये लो भाई प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। सबसे पहले सही जवाब कमेंट में कौन देता है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। बताओ दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है सर जी? तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर देखिए सर जी बी लॉक कर दिया जाए, तमिलनाडु आपका राइट आंसर है। नोट कर लेना, क्या कर लेना? नोट कर लेना। ओके, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। उसके बाद देखिए
प्रश्न नंबर 11, अरे भारत में पवन ऊर्जा का विकास अरे कब प्रारंभ हुआ था? ये लो भाई, ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था CET 10+2 के अंदर दोस्तों। अरे पहली पारी में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं कह रहा हूँ दोस्तों दोबारा रिपीट कन्फर्म होगा, दोबारा रिपीट कन्फर्म होगा। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1995। बताओ दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? फटाफट से कमेंट करो, कमेंट करके बता दो दोस्तों जल्दी से। देखते हैं मेरे प्यारे लाडलो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब कमेंट में कौन देता है। देखिए सर जी, भारत में पवन ऊर्जा का जो विकास है कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये देखिए सर जी आपका 1900, अरे सर जी 1990 से प्रारंभ हुआ था। भारत में पवन ऊर्जा का विकास का जो प्रारंभ कब हुआ था सर जी? 1990 से। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12, आ जाओ। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका दोस्तों अपने कार्यकाल में निधन हुआ था? ये लो भाई, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तुक्का कोई नहीं मारेगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ था? बताओ दोस्तों। ऑप्शन ए संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर BB गिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अरे सर जी ये तो हमें पता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही अरे सर जी निधन हुआ था? तो सही जवाब रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 13, आ जाओ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ये तो छपेगा भाई, छपेगा मेरे प्यारे लाडलो, पूरा का पूरा पेपर रहने वाला है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए कावेरी। ये दोस्तों ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना प्रश्न, ये परीक्षा से पहले रट लेना, परीक्षा से पहले पूरा पेपर देख लेना, पूरा का पूरा देख लेना। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए, गोदावरी आपका राइट आंसर है। ओके, तो गोदावरी जिस विद्यार्थी ने प्रश्न नंबर 13 का सी ऑप्शन कमेंट में दिया है ना, उसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है। लगा लीजिए क्वेश्चन को स्टार। तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी आपका राइट है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बड़ोदरा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। अरे दोस्तों क्योंकि इंडिया जीके क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, बहुत कम किए हैं दोस्तों। जीके के क्वेश्चन भी आएंगे, मिक्स मसाला की क्लास रहेगी, 150 प्रश्नों का पूरा पेपर रहेगा, अंतिम तक जरूर देखना। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब रहेगा सर जी अहमदाबाद को। अरे दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद आपका राइट आंसर है। ओके, उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 15, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। कमेंट करो दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई, फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों, इतना टाइम नहीं है, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से मेरे प्यारे लाडलो आ जाओ। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 15। तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये देखिए सर जी 8 राज्यों से होकर गुजरती है यार। कितने दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16, भारत के निम्न में से किस राज्यों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ये तो आएगा भाई, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, दोबारा रिपीट होने के पूरे चांसेज है। CET दोस्तों 10+2 के अंदर दोस्तों पिछली बार दूसरी पारी में क्वेश्चन पूछा गया था और अब की बार भी आने के पूरे चांसेज है। तो भारत के निम्न में से किस राज्यों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से भी कम है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान है, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सर जी क्या कर दिया जाए? सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, केरल आपका सही जवाब है। ओके, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से भी कम है? तो केरल आपका राइट आंसर है, केरल आपका राइट आंसर है। ओके, लगा लेना क्वेश्चन को स्टार, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो,
चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी व्यास। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा है, ये किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तो ये आपका राइट आंसर रहेगा सर जी, अरे सतलुज नदी पर। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सर जी बी लॉक कर दिया जाए। लगा लेना क्वेश्चन को स्टार। ओके दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को दोस्तों अंतिम तक जरूर देखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मागुप्त। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गुप्त समाज की स्थापना देखिए सर जी चंद्रगुप्त ने की थी। प्रश्न नंबर 18 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। लगा लेना क्वेश्चन को स्टार। ओके, सभी के सभी दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अरे चंद्रगुप्त ने की थी। ओके, नोट कर लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19, अरे भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ये दोस्तों आया था पिछली बार, ये क्वेश्चन पिछली बार आपका आया था किसमें? CET 10+2 के अंदर। CET 10+2 के अंदर दोस्तों तीसरी पारी में पिछली बार क्वेश्चन आया था कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी पंजाब। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सर जी बी लॉक कर दिया जाए। हड़प्पा आपका सही जवाब है, नोट कर लीजिए सर जी, हड़प्पा आपका सही जवाब है। क्वेश्चन को स्टार भी लगा लेना। ओके सर जी, क्या कर लेना? प्रश्न को स्टार भी लगा लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे लाडलो, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 20, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए इराटोस्थनीज, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी हिप्पाक्रस, ऑप्शन डी हिक्केटियस। अरे दोस्तों भूगोल का जो जनक है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है सर जी हिक्केटियस को। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सर जी डी लॉक कर दिया जाए। हिक्केटियस आपका राइट आंसर रहेगा, नोट कर लेना। छपने वाला क्वेश्चन है, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। उसके बाद देखो दोस्तों फटाफट से आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। प्रश्न नंबर 21 देखे, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। अरे दोस्तों ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है सर जी। अरे घोड़े वाले बाबा, बताओ दोस्तों घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो घोड़े वाले बाबा है ना, ये देखिए सर जी कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। अरे घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। लगा लेना क्वेश्चन को स्टार। ओके, तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, छपेगा दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूं। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक बताओ कौन सा था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। अरे राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो सर जी आपका गुप्त शासक कौन था? ये था सर जी चंद्रगुप्त द्वितीय। सर जी राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे लाडलो, चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? अच्छे लेवल का क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा दोस्तों? बास्केटबॉल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है दोस्तों, नोट कर लेना। तो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत है कब हुई थी? ऑप्शन ए देखिए 1948 ईस्वी में, ऑप्शन बी देखिए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी देखिए 1970 ईस्वी में, ऑप्शन डी देखिए 1980 ईस्वी में। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? सभी विद्यार्थी को कमेंट करके बताना है। फटाफट से मेरे प्यारे लाडलो कमेंट कर दीजिए
मेरे प्यारे लाडलो, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत है। ये देखिए सर जी, सन 1948 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए लो कर दिया जाए। लगा लेना क्वेश्चन को स्टार, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए नीमच छावनी, ऑप्शन बी एनिनपुरा छावनी, ऑप्शन सी देवली छावनी, ऑप्शन डी नसीराबाद छावनी। कमेंट करके बताओ, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सभी विद्यार्थी फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अरे सर जी, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है ये हुई थी सर जी कहाँ से? नसीराबाद छावनी से। तो नसीराबाद छावनी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। लगा लीजिए क्वेश्चन को स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद देखिए चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की तरफ। आ जाओ। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार आया था CET 10+2 के अंदर दोस्तों दूसरी पारी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए मणके लाल वर्मा, ऑप्शन बी पंडित गौरी शंकर, ऑप्शन सी मोहनलाल स्कड़िया, ऑप्शन डी भोगीलाल पांड्या। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना है, अरे किसके द्वारा की गई थी सर जी? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना देखिए सर जी मणके लाल वर्मा के द्वारा की गई थी। अरे मणके लाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना है, ये देखिए सर जी की गई थी। दोबारा रिपीट होने के पूरे चांसेस है। लगा लीजिए क्वेश्चन को स्टार। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी सन 1944 ईस्वी में, जिसे कहा जाता है सर जी बागड़ का गांधी। क्या कहा जाता है सर जी? बागड़ का गांधी। दोस्तों इतने लेवल से कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। जीके में अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आके मुझे कमेंट कर देना कि सर जी जीके में एक क्वेश्चन भी नहीं आया या सर जी गलत हो गया। ओके, मैं संपूर्ण तैयारी दोस्तों आपको करवा रहा हूं, वो भी दोस्तों फ्री क्लासें दे रहा हूं, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 26, 1857 में अवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? ऑप्शन ए कैप्टन मॉकमेसन। मैं कह रहा हूं दोस्तों बहुत ही लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं। ऑप्शन ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी कर्नल ए वर्टन, ऑप्शन डी मैप्टन सावर्स। 1857 में अवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सजी ए लो कर दिया जाए, कैप्टन मॉकमेसन। कैप्टन मॉकमेसन आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है दोस्तों? लगा लीजिए प्रश्न नंबर 27, राजस्थान में जाम्बर कोटरा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन ए रॉक पासवर्ड, ऑप्शन बी सीसा व जस्ता, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी चांदी। राजस्थान में जाम्बर कोटरा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? फटाफट से मेरे प्यारे लाडलो कमेंट करके बता दीजिए प्रश्न नंबर 27 का क्या रहेगा सही जवाब। तो राजस्थान में जाम्बर कोटरा क्षेत्र है निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो ये देखिए सर जी रॉक पासवर्ड आपका सही जवाब है। ओके, लगा लेना क्वेश्चन को स्टार। ओके दोस्तों, अपने प्रश्नों की काउंटिंग जरूर करना, अंतिम दिनों में दोस्तों यही प्रश्न पढ़ने हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन ना पढ़िए, चाहे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो मैं जो क्लासें दे रहा हूं आप रोजाना हमारे साथ जुड़ जाइए। 15 दिन क्लासें रहेगी, रेगुलेटरी क्लासें रहेगी, एक क्लास भी दोस्तों मिस मत करना। पेपर दे के आ जाना, आराम से दोस्तों 40% आ जाएंगे आपके, आराम से 40% आ जाएंगे। और बताओ यार, और आपको क्या चाहिए? तो राजस्थान में जाम्बर कोटरा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो रॉक पासवर्ड आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर देखिए 28, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन ए पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी अड़ोती पठार, ऑप्शन सी गगर मैदान, ऑप्शन डी पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? फटाफट से कमेंट कीजिए। तो देखिए सर जी राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 29, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ये लो भाई, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी सीधा और उल्टा, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पिछली बार आया था। ओके, विज्ञान का क्वेश्चन पिछली बार सीईटी 10+2 के अंदर दोस्तों तीसरी पारी में क्वेश्चन आ चुका है आपका। दोबारा रिपीट होने के पूरे चांसेस है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है बताओ? तो उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो उल्टा आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, प्रश्न नंबर 30। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होगा? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि हमेशा सीधा आकार में हो, देखो दोस्तों, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो, दर्पण कौन सा होगा? तो सर जी कौन सा होगा रे? अरे दोस्तों समतल होगा। लगा लीजिए क्वेश्चन को स्टार। ओके, सभी के सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों 150 प्रश्नों का पूरा पेपर एनालाइज करने वाले हैं। अगर दोस्तों मान के चलिए, देखिए दोस्तों अंतिम तक क्लास को जरूर देखना है। कितने दोस्तों? लगभग मान के चलिए 45 से 50 मिनट की क्लास रहेगी। पूरे के पूरे क्वेश्चन का एनालाइज कर लेंगे इस क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर। ओके, तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने छोटे भाई बहनों के पास क्लास को शेयर जरूर कर देना। चलो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था? तो सर जी जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू। ओके, नोट कर लीजिए। क्या सर जी? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है दोस्तों? संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार आया था। पिछली बार आपका आया था दोस्तों। ओके, सीईटी 10+ के अंदर दोस्तों पिछली बार छपा था। ये दूसरी पारी में क्वेश्चन आया था और दोबारा रिपीट होने के पूरे चांसेस है। संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न नंबर 32 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब है। ओके, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहे हैं दोस्तों? शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये बताओ दोस्तों। ये तो साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो देखिए सर जी प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए, क्लोरीन। क्लोरीन दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, छपा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्लोरीन से संबंधित दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेज है दोस्तों, पूरे चांसेज हैं। तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 34, उसमें की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पित्तल। अरे सर जी उसमें की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? ये तो सर जी बताने की भी जरूरत नहीं है, ये तो सर जी हमारा बिल्कुल भी सही है, चांदी आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 35, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। अरे दोस्तों बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो देखिए सर जी सल्फ्यूरिक अम्ल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 36, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी अणु। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई बताइए दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है, तो अणु होती है दोस्तों। अणु ना, अणु देखिए सर जी किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है अणु। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 37,
अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए अरे किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था। पिछली बार CET 10+2 के अंदर दोस्तों तीसरी पारी में क्वेश्चन आया था कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन है देखिए इथाइलिन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी एसीटिलीन। तो सर जी इथाइलिन आपका सही जवाब है। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इथाइलिन आपका राइट है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 38, अरे निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता? ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बताओ। ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी आक या मदार, ऑप्शन डी नीम। लेटेक्स नहीं पाया जाता है, बताओ निम्न में से कौन से पौधे में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? तो सर जी नीम आपका सही जवाब है। नीम आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 38 का डी ऑप्शन देने वालों के बिल्कुल गाइस आपका सही जवाब है। लगा लीजिए क्वेश्चन को स्टार। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? ऑप्शन ए चेचक है, ऑप्शन बी पोलिया, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी एड्स। निम्न में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो मेरे प्यारे लाडलो, इनमें से सबसे जो घातक रोग है वो है सर जी आपका एड्स। अगर क्वेश्चन आ जाए, मैं कह रहा हूँ ना ऐसा का ऐसा क्वेश्चन छपेगा, और बताओ ऐसा का ऐसा क्वेश्चन छपेगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अंतिम दिनों में आपको दोस्तों इन्हीं प्रश्नों का रिवाइज करने हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो एड्स आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहा जाता है? ऑप्शन देखिए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी डिक्टोसोम्स, ऑप्शन डी फेगोसोम्स। तो सर जी निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहा जाता है? तो लाइसोसोम्स आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए सर जी गोल्जीकाय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो निम्न में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही जवाब है। ओके, सभी के सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलो। फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया, छपने वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी दोस्तों बाहर नहीं जाने वाला। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 42, अरे डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गणना कार्य करना, ऑप्शन बी डेटा का संग्रह, ऑप्शन बी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ऑप्शन डी वाणिज्य के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है सर जी? वाणिज्य के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रश्न नंबर 42 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 43, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर बताओ। ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी एनालॉग कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है सर जी? तो देखिए सर जी आपका डिजिटल कंप्यूटर है। अरे मेरे प्यारे लाडलो, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? अरे सर जी डिजिटल कंप्यूटर है, नोट कर लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 44, बोल्ड में की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। कमेंट करो बोल्ड में की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19, 14। तो सर जी 12 होती है, 12 होती है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 45, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी मैग्नेटिक स्टिक डिस्क। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन बी मेमोरी डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ऑप्शन डी ये सभी। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? जल्दी से बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले कमेंट में सही जवाब कौन देता है। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क आपका सही जवाब है।
ओके, लगा लीजिए क्वेश्चन को स्टार। अभी भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, क्लास को दोस्तों अंतिम तक जरूर देखना है, अभी भी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ओके दोस्तों, अंतिम दिनों में आपको इन्हीं प्रश्नों का रिवाइज करना है। अपने छोटे भाई बहनों के पास क्लास को दोस्तों शेयर जरूर कर देना। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम, ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, ऑप्शन सी इंडियन ब्रेन मशीन, ऑप्शन डी इंडियन बिजनेस मशीन। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है सर जी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 48, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ। तो सर जी एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 512। तो एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं सर जी? अरे सर जी एक विकल्प में देखो सर जी 8 ही विकल्प होते हैं ना। कितने? एक बाइट में तो कितने विकल्प होते हैं सर जी? 8 ही होते हैं। तो बिल्कुल भी आपका सही जवाब है। चलो आ जाओ, चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट, ऑप्शन डी ये सभी। अरे सर जी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है सर जी बीट। क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे जो छोटी इकाई है ये देखिए सर जी आपकी बीट कहलाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 50, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। अरे दोस्तों बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं दोस्तों? ये देखिए सर जी 2 अंक होते हैं। अरे सर जी जो बाइनरी प्रणाली है ना, बाइनरी नंबर प्रणाली है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 51, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटरकॉम नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, ऑप्शन डी इंटरनल नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है सर जी? तो इंटरनेशनल नेटवर्क आपका सही जवाब है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लगा लीजिए क्वेश्चन को स्टार। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 52, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम, ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयादी संधि। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। पवित्र में सर जी कौन सी संधि है? पवित्र में देखिए सर जी आपकी सर जी गुण संधि है। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सर जी ए लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 53, महोदय का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन ए मां प्लस ओदे, ऑप्शन बी मान प्लस उद्दे, ऑप्शन सी मां प्लस उद्दे, ऑप्शन डी महो प्लस दे। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर जी महोदय का सही संधि विच्छेद होगा महा प्लस उद्दे। ओके, लगा लेना क्वेश्चन को स्टार। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 54 है, निर्वासित में पढ़ते हैं, ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी सित, ऑप्शन सी इत, ऑप्शन डी इक। निर्वासित यानी दोस्तों निर और प्लस वासित। दोस्तों निर्वासित में कौन सा पढ़ते हैं? आपको तो पता होगा ना, इत पढ़ते। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 25, सॉरी दोस्तों प्रश्न नंबर 55 है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन ए परा, ऑप्शन बी परी, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी पर। तो सर जी प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो सर जी प्रतिकूल में देखिए मेरे प्यारे लाडो प्रति उपसर्ग आपका। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 56, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो सर जी वहां पे होगा तत्पुरुष समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे वहां पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। और जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां पे देखिए सर जी द्विगु समास होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 57,
आज का अंतिम प्रश्न, निशाचर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्लास दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों जो और क्वेश्चन है ना हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, इस क्लास को अंतिम तक देख लेना, इसको पार्ट नंबर 1 मान लेना, पार्ट नंबर 2 है वो आपको मैं नेक्स्ट उपलब्ध करवा दूंगा। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। दोस्तों एक बार क्लास का टाइम बता देता हूँ। रोजाना दोस्तों शाम के आपकी कितने बजे होती है? ये 8 बजे क्लास होती है। और सुबह दोस्तों ये होती है आपकी 8:30 बजे। 2 क्लासें होती है, संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, गारंटी के साथ कह रहे हैं। एक क्वेश्चन भी दोस्तों आपका बाहर नहीं जाने वाला। राजस्थान जीके टॉप 1 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे लाडलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर दोस्तों आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो मेरे प्यारे लाडलो लाइक भी कर देना। सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ दोस्तों, अपने छोटे भाई बहनों के पास क्लास को शेयर कर देना, ताकि दोस्तों उन्हें भी दोस्तों मदद मिल सके। उनका भी दोस्तों CET 2024 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रह सके, और 40% लाने से उन्हें भी दोस्तों कोई रोक ना सके। ओके, तो आराम से दोस्तों 40% आ जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसे पढ़ लेना। अंतिम दिनों में दोस्तों आपको इन्हीं प्रश्नों का रिवाइज करना है, एक क्वेश्चन भी दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने दोस्तों कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान के चलिए जीके में रीजनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो करवा रहा हूँ ये पढ़ लेना।